नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बिहार में एनडीए की लड़ाई जो है वो परत दर परत और ज्यादा खुलकर सामने आती जा रही है। 4 दल हैं बिहार एनडीए में, बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। एक एक करके सभी दल सामने आए हैं और इन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। बीजेपी और जेडीयू में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वैसे ही कूद पड़ी थी जेडीयू के खिलाफ, या ये कहें शराबबंदी के खिलाफ। और उसके बाद अब विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिहार में बगावत कर दी है। और बगावत किस तरह की? हालांकि देखिए, पहले से ही वो कह रही है कि बोचहा सीट जो है, मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट, मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, उपचुनाव होना है। इसको लेकर उम्मीदवार के बारे में बीजेपी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी के जो वहां सांसद हैं उन्होंने कह दिया था कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा। और जब यही बात मुकेश सहनी से पूछी गई, उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए या पूरे एनडीए के लिए खतरे की घंटी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता एक बार खुलकर बस कह दे कि वो अपना उम्मीदवार उतारने की बात करेगा, उसी क्षण मैं एनडीए छोड़ दूंगा, उसी दिन इस गठबंधन को तोड़कर मैं दूसरे पाले में चले जाऊंगा। उन्होंने ये तक कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, उनको जिता देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं यूपी में उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और जेडीयू भी अकेले मैदान में उतरने को तैयार है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करें। यूपी में चुनाव, बिहार में सियासी गर्मी, जेडीयू के बाद वीआईपी के भी तेवर। कुछ लोग जो है ना, निषाद का वोट है ना अपना जागीर समझ रहे हैं, सोच रहे कि एक एमएलसी दे दिए, ये वोट हमारा जागीर हो गया। ऐसे लोगों को 10 मार्च को पता चल जाएगा कि निषाद के वोट का क्या ताकत है। आप सोच रहे होंगे कि मुकेश सहनी किसे ताकत दिखाना चाहते हैं। आगे हम और कुछ बताएं, उसके पहले मुकेश सहनी की ये चेतावनी भी सुन लीजिए। उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बोचहा में, मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि मुकेश सहनी की यह चेतावनी बीजेपी के लिए है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बिहार में भी सियासी गर्मी दिख रही है। जेडीयू ने पहले ही दबाव बना रखा है और अब वीआईपी भी पीछे नहीं है। जब लालू जी ने नीतीश जी को कभी छोटा भाई नहीं माना, बोल बोल के, अब ये तेजस्वी को छोटा भाई बोल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ये सब करके? ये जहाँ हैं वहाँ रहिए आराम से। और चुनाव लड़ने पे किसी के पाबंदी नहीं है। गठबंधन नहीं हुआ तो हम भी अकेले लड़ेंगे यूपी में, मुकेश सहनी जी भी अकेले लड़ेंगे। अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसे कि सब खटर पटर से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, सवाल पद के चिंता का नहीं है, सवाल साथ रहने का, शागिर्द बन के रहने का है। साथ चलेंगे और खूंटा वहीं गाड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। साथ चलने के लिए कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, विचारों को मिला के चलना पड़ता है। और फिर लोकतंत्र में सबकी अपनी स्वतंत्रता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। देखें ना, उनका अंदर की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करके चुनाव वहाँ लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो सीट दिया था। अब मैंने इनका कहना इस मामले में जायज़ है कि विधायक उनका था, उसके देहांत के बाद जो है सीट खाली हुई है, तो स्वाभाविक है कि मुकेश सहनी को वो सीट मिलनी चाहिए। अब मुकेश सहनी को ये संदेह हो रहा है किसी नेता के बयान से कि वो सीट उनको नहीं मिलेगी। वीआईपी ने यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी कोई भाव देने को तैयार है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर सी बात है कि अब मुकेश सहनी जिस चेतावनी भरे या धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर मुकेश सहनी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू अब भी कह रही है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे, लेकिन इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जरूर कहा है कि अभी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि अब भी गठबंधन पर बात बन जाए। आरसीपी सिंह भी कह रहे हैं कि सकारात्मक हो रही है बातचीत, क्योंकि आज बीजेपी की मीटिंग थी और उसके बाद अब क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हम बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं, इसके घटक दल,
वो सोचने वाली बात है कि क्या ये सरकार वाकई चलने की स्थिति में है या फिर ये सरकार बस किसी तरह से घिसट घिसट कर चल रही है। आखिर ये चलेगी कैसे? अगर कुछ दिन चल भी जाती है तो 5 साल जो दावा किया जा रहा है कि ये सरकार आराम से चलेगी, क्या इस अंदाज में चलेगी, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हुए? बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष इसीलिए बार बार ये कह रहा है या दावा कर रहा है कि ये सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। पहले जेडीयू और बीजेपी में टक्कर, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी उस बीच में कूदना, और चूंकि ये शराबबंदी को लेकर यह शुरू हुआ था बिहार में, लेकिन उसके बाद शराबबंदी से होते हुए फिर ये बात और आगे बढ़ गई और बोचहा सीट अब इसमें आ गई कि वहाँ उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी कूद पड़े इस लड़ाई में। तो पहले 3 थे, अब चौथा भी कूद गया, यानी जो 4 घटक दल थे उन चारों में से कोई अब पीछे नहीं रहा, सब बराबरी पर आ गए, सब एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर हमला करते हुए ही बिहार में सियासत कर रहे हैं ये चारों दल, लेकिन सरकार में साथ बैठे हैं सभी। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं आरजेडी से पार्टी के विधायक राकेश रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे। अरविंद सिंह, जरा एक बात बताइए कि आखिर ये किस तरह का गठबंधन है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाई बिहार में चल रही है और बिहार में इस अंदाज में चल रही है कि अब देखकर भी किसी को शर्म आती होगी कि ये कैसा याराना है, ये कैसी दोस्ती है। मुकेश सहनी का हमने वही पाठ दिखाया जो सीधे तौर पर वो चुनाव को लेकर बोल रहे थे, बस बाकी सुने तो ऐसा लगता है कि जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं और जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब 2-2 हाथ करने के लिए मैदान में उतर के बस मारपीट बाकी रह गई है। देखिए अभिषेक जी, गठबंधन में भाषा पर ही ध्यान रखना पड़ता है। तोल मोल के बोल, गठबंधन तभी चलती है। और जहां तक बात है, वो खंजर खा करके आए थे और फिर जो है बड़े भाई छोटे भाई, पहले भी उनके बड़े छोटे भाई थे, आज भी उनके छोटे भाई हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। ये व्यक्ति स्वतंत्र है, पार्टियां स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत दलों से गठबंधन है, वहां अलग नेता हैं, वहां योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां माननीय प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं वहां देख रहे हैं। तो वो सबसे जिनकी बातचीत चल रही है, वहां पर क्या होगा ये भविष्य बताएगा। किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा, अभी किसी की घोषणा नहीं हुई है। जहां तक बात है बिहार में, तो हम एनडीए गठबंधन मिलजुल में आपस में बिहार के विकास के लिए काम करें। हमारा कहाँ विकास के लिए आप काम कर रहे हैं? लड़ाई के अलावा आप कुछ सोच कहाँ रहे हैं अभी? नहीं अभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा, एक दूसरे की फजीहत करने के अलावा आप कर क्या रहे हैं? के नेतृत्व में बिहार में विकास का हम इतिहास लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां वो तो सब लोग एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, वो तो सब औकात दिखा रहे हैं कि हम दिखा देंगे। एक एमएलसी की सीट देकर अगर कोई समझ लिया कि निषाद वोट को खरीद लिया तो इतना गलतफहमी में मत रहे, ये भाषा है। कोई व्यक्ति अगर किसी जाति का टेंडर ले लेता है तो ये दुर्भाग्य है। निषाद जाति का कोई टेंडर ले रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की अरे तो आपके सहयोगी है ना, अब आप भी मान रहे हैं ना कि वो टेंडर जैसी बात कर रहे हैं कि लग रहा है टेंडर ले लिया है, तो फिर सहयोगी का है कि फिर इतिहास से भरा पड़ा है निषाद जाति। निषाद जाति आज का नहीं है, सदियों से है। निषाद जाति भगवान राम को भवसागर पार कराने वाला जाति है। हाँ। तो निषाद जाति हमारे यहाँ भी अर्जुन सहनी से लेकर के अजय निषाद, एक से एक निषाद चेहरे हैं। कैप्टन जनरल निषाद के परिवार हमारे दल में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति निषाद जाति का टेंडर ले लेता है और पूरे निषाद जाति उसके साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो कभी मानचित्र कुछ और रहता। नहीं तो चेतावनी है ना कि आप कोई बड़ा नेता बीजेपी का बोल कर दिखा दे। राजनीति नहीं आपको सीधे तौर पर चुनौती है कि आप बोल कर दिखा दें, गठबंधन उसी क्षण तोड़ देंगे। मुकेश सहनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास का इतिहास लिख रहा है। और मुझे ये बताइए ना कि क्या वो चेतावनी बीजेपी को कबूल है
या बीजेपी को चाहिए कि नहीं बीच का रास्ता निकाले? वो कह रहे हैं कि गठबंधन उसी क्षण तोड़ देंगे अगर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने अपनी जुबान खोल दी बोचाहा सीट पर तो। देखिए, ये बचकाना बयान है। जब बड़े नेता से बात ही नहीं हो रही है और जब बड़े नेता जब जबान ही नहीं खोले हैं तो इस तरह से धमकी देना ये बचकाना बात है, ये अपरिपक्वता का बयान है। ये आप ही लोग कर रहे हैं ना, कोई और तो कर नहीं रहा है ना। राकेश रोशन जी, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी, कोई दूध का धुला नहीं दिख रहा, सब कर रहे हैं अरविंद जी। राकेश रोशन जी, राकेश रोशन जी, बिहार में 4 दल थे, एक मुकेश सहनी हाल फिलहाल में लग रहा था कि अभी बाकी रह गए हैं, अब वो भी कूद पड़े हैं, अब चारों बराबरी पर आ गए हैं और चारों एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार। ये गठबंधन है जो सत्ताधारी गठबंधन है। क्या लगता है सरकार कैसे चलेगी? राकेश रोशन जी सुन पा रहे हैं? चलिए कुंतल जी, अगर आप सुन रहे हो तो इसका जवाब आप दीजिए। राकेश जी नहीं सुन पा रहे हैं। कुंतल जी। कत्यान साहब, अभी थोड़े समय पहले जवाब देते हुए भाजपा के हमारे साथी ने एक बहुत मार्के की बात कही कि भाजपा इस बात में विश्वास रखती है कि तोल मोल के बोल, और भाजपा का गठबंधन भी तोल मोल के ही होता है, सिर्फ सत्ता के। बिहार में जब चुनाव थे तो उन्होंने तोला, बातों को समझा। यहाँ वोट बैंक की उस समय की स्थिति में 4 लोग उनके साथ 3 और सहयोगी दिखे, जिसमें नीतीश कुमार जी थे, मुकेश सहनी थे और साथ में मांझी जी थे। मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, कत्यान साहब, भाजपा में एक बड़ा और मजबूत धड़ा है जो अब नीतीश कुमार जी को बोझ की तरह मानता है। तो नीतीश कुमार जी से तो पल्ला झाड़ने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। जहां तक रही मुकेश सहनी जी की बात, तो मुकेश सहनी जी की नहीं, मैं जदयू की भी बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल में सहनी समाज के वोट के लिए उनके पास निषाद पार्टी का गठबंधन है। उसी तरीके से जिस वोट बैंक को नीतीश कुमार जी अपना वोट बैंक बताते हैं, उस वोट बैंक पे निगाह डालने के लिए उत्तर प्रदेश में उनके पास सहयोगी के रूप में अपना दल मौजूद है। इसीलिए किसी भी हालात में, और इन सबसे ऊपर की बात मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा में एक मजबूत धड़ा है जो आज के दिन में बहुत पावरफुल भी है, जो नीतीश कुमार जी को बोझ मान चुका है। अरे नीतीश कुमार बोझ ही है, मुकेश सहनी धमकी ही दे रहे हैं, जीतन राम मांझी धमकी ही दे रहे हैं। यहां तो कोई किसी को बोझ ही मान रहा है, सब एक दूसरे को बोझ मान रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। भाजपा जब तक चुनाव सामने नहीं आएंगे, देखिए ये जो गठबंधन बिहार में था वो तो सिर्फ और सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। अभिषेक जी, कत्यान साहब, मैंने बहुत बार ये बात कही है, फिर मैं कह रहा हूं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए बनाया गया एक गठजोड़ था। सत्ता आ गई, अब आगे की सत्ता देखने की बात। नीतीश कुमार जी भी इस बात में बोलिए कि कटोरा में कितना माल गिरा। नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझते हैं, और अब तो सद्बुद्धि आ गई है मुकेश सहनी जी को भी और मांझी जी को भी। चलिए अभिषेक झा भी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक झा आप कुछ कह रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? 4 दल और 4 दिशाएं होती हैं और लग रहा है कि चारों की दिशाएं अलग अलग है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर भी एकजुट होने की बात कर रहे हैं। भाषा ऐसी कि एकदम जमीन के स्तर पर आगे धरातल पर उतर चुकी है भाषा एकदम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे पर्याप्त समय देंगे। मुकेश सहनी जी एनडीए के एक वरिष्ठ साथी है, अपने दम पर उन्होंने पार्टी खड़ी की है, उनका एक्सेप्टेंस है बिहार के पॉलिटिक्स में, और दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी का गठबंधन होता है नहीं होता है कुछ समय में साफ हो जाएगा। मुकेश सहनी जी ने निर्णय लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में आजादी है, कोई कहीं चुनाव लड़ सकता है। अब जिस बात को लेकर मामला उठा है कि बोचहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं नेता की तरफ से कोई बयान है, अमूमन हम सब लोग जानते हैं कि जब कभी किसी भी विधायक का या किसी भी सांसद का उनकी सीट पर स्वर्गवास हो जाता है, तो सहानुभूति के हिसाब से भी उनकी पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को चीजें देती है। ये एक परंपरा रही है। अंतिम रूप से निर्णय एनडीए की बैठक में ही लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी नेता को किसी और दल से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ताकि एक गठबंधन में जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो पैदा ना हो। अब रहा सवाल कि मुकेश सहनी जी ने क्या नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया, इन सब में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल कि कांग्रेस के साथी इतना प्रवचन दे रहे थे और इतना रिसर्च अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में करते ना, परिवार के बोझ तले कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार के बोझ तले कांग्रेस पार्टी राजद की पिछलग्गू बनकर नहीं चलती।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए चुनाव का समय आता है तो कई बार चीजें समय लिमिटेड टाइम फ्रेम में बहुत ठीक है, सारे कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस आपके हिसाब से आपके मुताबिक प्रवचन दे रही है, लेकिन आप जरा समझिए, कांग्रेस को या किसी को बोलने का मौका, कांग्रेस तो आपको निमंत्रण भी दे रही है, वो हमें भी पता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार है कांग्रेस। सवाल यह है कि आपके बीजेपी के बीच जिस तरह की बहस हुई, जीतन राम मांझी उसमें कूदे, अब मुकेश सहनी हमलावर हैं, तो फिर ये गठबंधन कैसा है? कैसा गठबंधन है ये? देखिए ना अभिषेक जी, सुनिए। अब लोकतंत्र मत कह दीजिएगा कि ये लोकतंत्र है, एक परिवार में बर्तन टकराते हैं, ये सब बहुत सुन लिया हम लोगों ने। अरे सुन लीजिए ना, मैं वो सारी कोई घिसी पिटी लाइन ऐसे भी नहीं कहता हूं। अभिषेक जी, थोड़ी बहुत हम लोग के बीच में जो बातचीत हुई वो शराबबंदी के मामले को लेकर हम लोग अपने स्टैंड पर आया। आदरणीय मुकेश सहनी जी वाला जो पूरा एपिसोड आया है वो एपिसोड इसलिए है क्योंकि उनकी एक पारंपरिक सीट है जिसमें उनके विधायक का निधन होता है, या फिर यूपी चुनाव में। ये ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष है ना भाई, वो बीजेपी नेतृत्व से बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों की बयानबाजी सड़क पर क्यों आ रही है, मैं ये कह रहा हूं। अगर बीजेपी के किसी विधायक या सांसद ने बयान दिया तो वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे ना, मुकेश सहनी तो पार्टी के प्रमुख हैं, बात करते नेतृत्व से। मुकेश सहनी जी इस कद के नेता है कि आमतौर पर कोई प्रवक्ता उनके बयान को जस्टिफाई या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। मुकेश सहनी जी ने सोच समझकर बातें कही होंगी, उनकी एनडीए के सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बातचीत होती होगी और बातचीत होकर यह सारा मसला सुलझना ही, वो अपनी बातचीत के हिसाब से और उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, पार्टी का जो आकलन है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर विपक्ष के लोग रुचि ले रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है राकेश रोशन जी, राकेश जी अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो बताइए, बिहार में ये सत्ताधारी गठबंधन है और क्या लगता है कि ये सरकार इस तरह से ही चलेगी या फिर ये उथल पुथल जो है बहुत जल्द परिणाम में तब्दील हो जाएगा? देखिए अभिषेक कात्यायन जी, बिहार के अंदर जो एनडीए का गठबंधन है वो कोई सिद्धांत और विचारों के मेल का गठबंधन नहीं है, ये एक मजबूरी का गठबंधन है जिसको इन लोगों ने स्वरूप दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अच्छी तरह सब लोगों के औकात को नाप लिया है और वो जान रही है कि किसकी क्या स्थिति है, इसलिए ये गठबंधन पूरे तौर पर, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे वीआईपी पार्टी के लोग हों, चाहे मांझी जी हों, सब लोग बीजेपी के कृपा पर निर्भर हैं। और जहां पर किसी एक व्यक्ति का मोनोपोली चलता है वहां पे हक और अधिकार की बात नहीं होती है, इसलिए ये लोग हक और अधिकार की बात। चलिए मतलब राकेश जी मतलब आप ये स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी की हैसियत वाकई बिहार में बहुत मजबूत है, ये आप मानते हैं? बताइए क्या बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं? अरे लालू जी नेता है कि लोग हाथ जोड़ करके खड़ा था। नहीं मतलब आप मान रहे हैं ना कि बीजेपी की ताकत इतनी बड़ी है, बाकी सब दल उसकी कृपा पर चल रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? तस्वीर है सामने, इस तस्वीर में हमारे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी कहते हैं। नहीं राकेश रोशन जी, राकेश जी मुझे सिर्फ एक बात बताइए ना, बीजेपी संख्या बल में आपसे एक कम रही चुनाव में, आप सबसे बड़ी पार्टी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हैसियत इतनी बड़ी है कि वो सारे दल जो हैं वो उसकी कृपा पर चल रहे हैं, और आप महागठबंधन में सबसे बड़ा दल, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल, लेकिन आपके साथ कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार से हाथ मिलाने को तैयार बैठी है, तो आप मानते हैं कि बीजेपी आरजेडी से ज्यादा पावरफुल है बिहार में? कहाँ बैठी है ये तो आगे का भविष्य का मामला है। भविष्य क्या जब आप खुद मान रहे हैं कि बीजेपी की ताकत इतनी ज्यादा है कि सभी दलों को डिक्टेट कर रही है, आप क्यों नहीं कर पाए? आप सबसे बड़े दल हैं, चले जा रहे हैं जदयू के साथ, ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। आधिकारिक बयान? कुछ लोग अपनी आधिकारिक बयान, अरे आधिकारिक हैं। बयान क्या होता है? कांग्रेस में कौन आधिकारिक बयान देता है, मुझे बताइए? पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी विधायक दल के नेता नहीं बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? इसलिए हम तो बड़ी पार्टी है ही और हमारे साथ एकजुटता है लोगों का। भाई हम तो कह रहे हैं एकजुटता तो तब माने ना, एकजुटता तब माने कि आप सरकार का विरोध एकजुट होकर कर रहे हो। आपको भी पता है कि सरकार में अंतरकलह है, लेकिन आप एकजुट होकर विरोध कहां कर रहे हैं? कांग्रेस तो बार बार निमंत्रण दे रही है। अपनी राग अलाप रहे हैं, तो ये जो राग अलाप रहे हैं, इस राग अलापने में ये जो कहते हैं कि गठबंधन में सब ठीक ठाक है, कहीं गठबंधन में ठीक ठाक, कहीं ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आपका ये जो बयान था ना कि बीजेपी इतनी पावरफुल है कि सबको डिक्टेट कर रही है, तो सवाल उठेगा कि फिर आपसे ज्यादा पावरफुल बीजेपी हो गई है बिहार में, इसका मतलब आप स्वीकार रहे हैं? नहीं हमसे पावरफुल नहीं, मैंने कहा कि एनडीए में
क्योंकि सबसे बड़ा दल है बीजेपी, इसलिए बीजेपी के कृपा पर एनडीए के जो लोग हैं समर्थक वो चलिए अभिषेक झा कुछ कह रहे हैं। अभिषेक झा, उसके बाद हम एक्सपर्ट के पास चलेंगे। अभिषेक झा, आप कुछ कह रहे थे। हम तो बीजेपी देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि एक पार्टी की ओर फोकस होगी, ये लोग बोल रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि इनकी पूरी पार्टी तो एक व्यक्ति पर ही निर्भर करती है, एक परिवार पर निर्भर करती है। नहीं, उनका जो सवाल है उस पर गौर कीजिए। नहीं, अभिषेक झा, एक मिनट। उनका जो सवाल है वो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि जेडीयू हो या बाकी पार्टियां हो, वो बीजेपी के दबाव में इतनी ज्यादा है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, और यही वजह है कि बीजेपी सबको डिक्टेट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अरे अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या हम अपनी बात को इतनी मुखरता से एनडीए में कह पाते? मुकेश सहनी जी कह पाते, अन्य जो पार्टी है बीजेपी के लोग या मांझी जी की पार्टी कह पाती है? हर कोई अपनी बात मुखरता से कहता है। आप लोगों के जैसा नहीं है कि एक परिवार के आगे घूमते रहना है और वो परिवार के लोग या पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के विषय में कैसी कैसी बातें कहते हैं। क्या कहा था शिवानंद तिवारी जी ने राहुल गांधी के विषय में? और कांग्रेस पार्टी क्या है? एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी होने का दम और दूसरी तरफ पिछलग्गू बनकर चल रही है। तो नूरा कुश्ती इनके गठबंधन। ठीक है, अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह, हाँ ठीक है, छोटी अरविंद जी, ये आरोप लगा है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने के बाद उसका फायदा उठा रही है बिहार में, और अपने तरीके से गठबंधन में अपनी तानाशाही चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है गठबंधन धर्म पालन करने का और चलाने का। हम आपस में इतने अच्छे ढंग से बिहार में सरकार चल रहा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा ये गठबंधन बहुत अच्छे तरह से विकास का इतिहास लिख रहा है। लेकिन वही राजद कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टी को आज कटोरा लेकर के एक एक सीट के लिए तरसा रहा है, और पूरे गठबंधन भीख की तरह घूम रहा है। आज कांग्रेस में ठीक है, डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, आपकी टिप्पणी जरा बताइए। बिहार में चूंकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से हम एक एक कदम आगे बढ़ते देख रहे हैं इस पूरे कलह को, और अब लग रहा है कि कलह अपने चरम पर है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। अब कुछ दिन पहले जेडीयू और भाजपा आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, और बात इस स्तर तक चली गई थी कि कोई अन्य मार्ग खाली करा रहे थे तो कोई कह रहे थे कि आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जीतन राम मांझी जी का बयान हम लोगों ने देखा ही। मुकेश सहनी क्लाइमेक्स पर आज दिख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, लालू प्रसाद जी को मैं पसंद करता हूं। ठीक है, उस समय विचारधारा के स्तर पर मैं अलग हो गया था जी, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनकी पसंद लालू प्रसाद जी हैं। तो इसको सब कुछ ठीक ठाक कैसे कहा जा सकता है क्या कि चूंकि राजनीति में वक्त का भी लोग इंतजार करते हैं, समय का भी इंतजार करते हैं। ठीक है, भाजपा या जेडीयू उनको कितना भाव देगी नहीं देगी, लेकिन मंत्रिमंडल में तो है। जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान तो मिल रहा है। रह गई बात कि आपको उत्तर प्रदेश से बिहार को क्यों जोड़ करके देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन आपका होगा नहीं होगा, उससे बिहार के समीकरण को क्या लेना देना है? बिल्कुल। तो लेकिन जो तेवर उनके हैं मुकेश सहनी जी के, वो लगता नहीं है कि मुकेश सहनी जी बहुत दिन तक अब इस एनडीए में रहने वाले हैं। या वो मुकेश सहनी जी जिस तरह से जीतन राम मांझी जी के घर पर जाते हैं, दोनों की मुलाकातें होती हैं, उस समय भी एक कयास लगाया जा रहा था। मैं उसमें एक बयान जोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव को जिता देने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा। वो तो सीधे सीधे आज एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि मैं आरजेडी की तरफ जा रहा हूं। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो उसमें हमारी भूमिका होगी। नीरज कुमार बबलू ने तो यही कहा कि धमकी क्यों दे रहे हैं, अगर जाना है तो वो जाएं। तो वहां पर तो चीजें बिल्कुल दिख रही है कि अब अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब मुकेश सहनी जी के चले जाने से या जीतन राम मांझी जी के तेवर बदल जाने से, अब जीतन राम मांझी जी के ही पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं कि ऐसा है कि भाई विधायक को जरा आप समझाइए, जेडीयू के विधायक को, कि वो बहुत धमकी नहीं दे, नहीं तो सत्ता चली जाएगी, आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो अंदर खाने में तो कुछ चीजें पक रही है। बिल्कुल। अब वो सुविधा के अनुसार क्या उधर इधर में कुछ इन लोगों को अनुकूल लगेगा नहीं लगेगा, ये तो अभी जो होता है वो चलेगा, बोल जोल चलेगा कि ठीक है, अगर हम आपकी तरफ आते हैं
सत्ता में हम अभी हैं, सत्ता से निकल के आपके तरफ आते हैं तो हमारे हिस्से में क्या मिलेगी, ये चलेगा। और इसमें कितना ये सफल होते हैं, लेकिन अंदर खाने में एनडीए में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, अब ये लग भी रहा है कि शायद इसको चलाना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा अगर ये कड़वाहट तत्काल नहीं रुकी तो, अगर नेतृत्व ने कुछ उस पर बहुत जल्द बड़ा कुछ कदम नहीं उठाया है तो। और ये सोचना अब कांग्रेस को है, क्योंकि विपक्ष तो ताक में बैठा है और ये सच है कि सत्ता का समीकरण जो है वो इस तरह का इस बार का है कि अगर ये छोटी पार्टियां, चाहे वो वीआईपी हो या हम हो, ये दोनों अगर पाला बदलती हैं तो सरकार तो फिर गई एनडीए की, और विपक्ष को बहुत मौका मिलेगा इस मौके को लपकने का। इस मौके की नजाकत को समझते हुए विपक्ष लपक भी सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।